देखिए अभी तक हमने बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की, और मैंने आपको यह बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक वोलेटाइल कंपोनेंट और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। मैंने आपको उनके एग्जांपल्स के बारे में भी बताया था। अब हम डिटेल में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले हेडिंग लगाता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम दो टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम यहां पर ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसके बोथ कंपोनेंट्स, जिसके दोनों कंपोनेंट्स यानी बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर, जिसके दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे। और फिर हम ऐसे सॉल्यूशंस के भी बारे में पढ़ेंगे जिसका वन कंपोनेंट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। वन कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल। देखिए मैं आपको ध्यान से समझा दूं कि बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर, यानी उसका सॉल्यूट, सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, तो सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल इन नेचर होंगे। और फिर मैं बात करूंगा अगर एक कंपोनेंट वोलेटाइल वाले की, यानी कि उसका एक कंपोनेंट वोलेटाइल और एक वो कंपोनेंट जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। आप दोनों कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल नहीं रख सकते हो, क्योंकि यदि आप दोनों कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल रखते हो तो यानी कि वहां पर कोई भी वेपर्स प्रोड्यूस नहीं हुए और वहां पर कोई भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया गया। यानी हम ऐसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा और ऐसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होंगे। जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होंगे वो जनरली लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे, और जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा वो जनरली सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे। सॉलिड्स इस चैप्टर में हमारे द्वारा पढ़े गए सॉलिड्स जैसे यूरिया, ग्लूकोज एटसेट्रा वो जनरली नॉन वोलेटाइल नेचर के होंगे, उनके द्वारा कोई भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज वो सॉल्यूशन जिसमें बोथ कंपोनेंट्स कैसे होंगे, वोलेटाइल इन नेचर के होंगे। यानी हम पहले उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसमें बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर। तो हम पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच बोथ the components are volatile in nature, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स कैसे हों, वोलेटाइल नेचर के हो। अब देखिए इसमें दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के। अब अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की स्टडी करनी है। तो एक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट वो आपका सॉल्यूट होता है, और आपको पता है कि इस चैप्टर में आपको सॉल्यूट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना है, बी से रिप्रेजेंट करना है। एक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट वो आपका कौन सा कंपोनेंट होता है, तो वो कंपोनेंट होता है आपका सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट, एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए। सॉल्यूट आप हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास एक वेसल है जिसकी कोई पर्टिकुलर डायमेंशंस है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर डायमेंशन वाले में आपके पास प्योर बी प्रेजेंट है, यानी प्योर सॉल्यूट प्रेजेंट है, और खूब सारा सॉल्यूट सिर्फ बी किसका, सॉल्यूट का प्रेजेंट है। आपके पास एक और वेसल है और उस वेसल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ए और ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए एक बात सुनिए, ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है, दिस इज वोलेटाइल इन नेचर, क्योंकि हम ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिसके बोथ कंपोनेंट्स कैसे हैं, वोलेटाइल इन नेचर है। तो ये भी वोलेटाइल नेचर का और ये भी वोलेटाइल नेचर का है, तो ये भी वेपराइज होगा और ये भी वेपराइज होगा। जब ये वेपराइज होता है तो ये एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है विच इज पी नॉट बी। मैं नॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये प्योर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये वेपराइज होता है तो ये एक प्रेशर लगाता है, दैट इज पी नॉट ए। मैं यहां लिख देता हूं पी नॉट बी क्या है, तो पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, बिल्कुल प्योर सॉल्यूट है। और पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, बिल्कुल प्योर ए का वेपर प्रेशर इज पी नॉट ए, बिल्कुल प्योर बी का वेपर प्रेशर इज पी नॉट बी। ये दोनों प्रेजेंट है। अब इन दोनों को मिलाकर के मुझे सोल्यूशन बनाना है, क्योंकि मैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशंस के बारे में पढ़ रहा हूं। तो मैंने सेम डायमेंशन वाला वेसल लिया और उस सेम डायमेंशन वाले वेसल में दोनों को मिक्स किया, तो ऑब्वियसली द लेवल विल इंक्रीज, लेवल तो बढ़ जाएगा। इसमें लेवल कम था, इसमें लेवल कम था, और इसमें लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा।
अब सरफेस पर ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी प्रेजेंट होगा, ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। ए बी दोनों प्रेजेंट होंगे। अब ए के द्वारा लगाया गया जो वेपर प्रेशर होगा उसे मैं पी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बी के द्वारा जो लगाया गया वेपर प्रेशर है वो पी बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे और वेपराइज होकर के मैं क्या कर रहा हूं कि उनके द्वारा प्रेशर पी ए लगाया जा रहा है। बी के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे और वेपराइज होकर के उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो पी बी लगाया जा रहा है। यानी व्हाट इज पी ए, तो पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए। व्हाट इज पी बी, तो पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये किस में है, इन सॉल्यूशन। किस में है ये, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में। PA is the vapor pressure of A in solution, PB is the vapor pressure of B in solution। यहां पर ये सॉल्यूशन बना दिया है मैंने। अब आप एक बात समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि PA will be less than P naught A and PB will be less than P naught B। P naught B is greater than PB, P naught A is greater than PA। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो एक बात समझो, अगर आपको फैक्टर्स याद हो तो लास्ट फैक्टर था प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड में मैंने ये कहा था कि इवेपोरेशन और द वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस से होने वाला फिनोमेना है। यदि मॉलिक्यूल सरफेस पर ज्यादा होंगे सो द वेपोराइजेशन विल बी मोर। अगर मॉलिक्यूल सरफेस पर कम हो जाते हैं तो वेपोराइजेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स बिकॉज द लिक्विड इज प्योर, बिल्कुल प्योर है। यहां भी लिक्विड कैसा है, प्योर है। तो यहां पर 4 मॉलिक्यूल है और यहां पर सरफेस पर सिर्फ कितने मॉलिक्यूल रह गए, 2। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो 4 मॉलिक्यूल्स के वेपर्स की वजह से लगेगा, जबकि यहां पर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से लगेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां मैं एक लाइन भी लिखना चाहूंगा और वो लाइन यही होगी कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, कम होगा। The vapor pressure of the solution will be less than the vapor pressure of pure component। solution का vapor pressure उसके pure component के vapor pressure से कैसा होता है, कम होता है। The vapor pressure of the solution will be less than the vapor pressure of the pure component। solution का vapor pressure उसके pure component के vapor pressure से, solution का vapor pressure pure component के vapor pressure से कम होता है। कम होने का रीजन भी समझ लो, क्यों कम होता है, बिकॉज सॉल्यूशन में द स्पेस, द सरफेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू गेट वेपराइज्ड बिकम्स लेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पेस होता है वेपराइज होने के लिए वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। नाउ इफ द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम लेस, ऑब्वियसली द वेपर प्रेशर विल आल्सो बिकम लेस। सो द वेपर प्रेशर ऑफ component A will be less than the vapor pressure of pure component A. Vapor pressure of component B will be less than the vapor pressure of pure component B। सिंपल सी बात है, B का P naught B से कम होगा, A का वेपर प्रेशर P naught A से कम होगा। ये मैंने आपसे बात करी और आपने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला करके क्या बनाया, एक सॉल्यूशंस बनाया है। यहां पर एक लॉ आती है, इस लॉ का नाम है रेयॉल्ड्स लॉ। आप इसे नोट डाउन करिए और उसके बाद में रेयॉल्ड्स लॉ, कुछ लोग उसे राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग उसे राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, बट रेयॉल्ड्स लॉ सही लगता है। नेक्स्ट इज रेयॉल्ड्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है रेयॉल्ड्स लॉ। देखिए रेयॉल्ड्स लॉ क्या कहती है, मैं छोटा सा डायग्राम बना दूं। आपने अभी क्या लिया था, आपने ए वाला सॉल्यूशन लिया था, मतलब ए वाला कंपोनेंट लिया था, उसके अंदर ए प्रेजेंट था। आपने बी वाला कंपोनेंट लिया था, उसके अंदर बी प्रेजेंट था। आपने मिला करके क्या बनाया था, आपने मिला करके सॉल्यूशन बनाया था जिसके अंदर ए और बी दोनों प्रेजेंट थे। फिर आपने स्टेटमेंट दिया था कि P नॉट A इज ग्रेटर देन पी ए, P नॉट B इज ग्रेटर देन पी बी। इसके अंदर पी ए और पी बी थे।
यही बात हुई थी। अब समझो राउल्ट्स लॉ क्या कहती है। राउल्ट्स लॉ क्या कहती है? देखिए राउल्ट्स लॉ ये कहती है कि जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन में, जो भी वेपर प्रेशर होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। The vapor pressure of each component, the vapor pressure of each volatile component, correct? तो volatile है, so the vapor pressure of each volatile component, और volatile ना भी यूज करूं तो मैं आपको इसका सेंस आगे बताऊंगा, बट आप volatile यूज करिए। तो ये लॉ कहती है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कह क्या रही है समझो, ये कह रही है कि जो PA यानी A का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जीटा A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो B का पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जीटा B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। The vapor pressure of A is actually directly proportional to zeta A, यानी जितना ज्यादा A का मोल फ्रैक्शन है उतना ही ज्यादा A का पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में। जितना ज्यादा B का मोल फ्रैक्शन है उतना ही ज्यादा क्या है? B का पार्शियल प्रेशर है। The vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction. The vapor pressure of each volatile component, जो vapor pressure हर volatile component का होगा, एक solution के हर volatile component का vapor pressure directly proportional होगा mole fraction के। मतलब जितना ज्यादा A है, mole fraction ज्यादा मतलब concentration ज्यादा, जितना ज्यादा A है उतना ही ज्यादा उसका क्या है? पार्शियल प्रेशर है। जितना ज्यादा B है उतना ही ज्यादा क्या है? उसका पार्शियल प्रेशर है। सो इफ आई राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, तो मैं कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction. This is the statement of this law. राउल्ट्स लॉ क्या कहती है? तो राउल्ट्स लॉ ये कहती है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, the vapor pressure of each volatile component in a solution is directly proportional, the vapor pressure of each volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction। जो भी volatile component का vapor pressure होगा वो किसके directly proportional होगा? तो वो directly proportional होगा किसके? उसके mole fraction के। This is Raoult's law। रियोल्ट्स लॉ क्या कहती है? तो राउल्ट्स लॉ या रियोल्ट्स लॉ ये कहती है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू रियोल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा ए का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। अब मैंने तो ए को सॉल्वेंट माना है तो ऑब्वियसली ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा और ए का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब ये मैं आपको समझाने के पॉइंट से बोलूँ तो मैंने तो यही कहा था ना कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट करूँगा और सॉल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका अमाउंट ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, इसका कम होगा। बट ऐसा हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस इस पॉइंट के लिए मैंने माना इसलिए बता रहा हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, हर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज रियोल्ट्स लॉ और सो कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ। ये रियोल्ट्स लॉ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो इससे कुछ बात बनाते हैं, मैं इसे साफ करूं, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे साफ करता हूं। ठीक है, देखिए देखो आपने क्या कहा, आपने एक वेसल लिया
और उस वेसल में क्या प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था, ए और ए प्रेजेंट था। इसका वेपर प्रेशर क्या, पी नॉट ए था, यही तो था जब ये प्योर था, मतलब ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। आपने एक और वेसल लिया, उस वेसल में क्या प्रेजेंट था, बी प्रेजेंट था, बी और बी प्रेजेंट था। इसका वेपर प्रेशर आपने क्या कहा, पी बी का। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी है और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है। सो नाउ यू मिक्स्ड देम, आपने इन्हें मिक्स किया और आपने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। इसके अंदर ए भी था, बी भी था, ए भी था और बी भी था, ठीक है। अब इसका जो इसमें पी ए था, दैट वाज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी बी था वो वेपर प्रेशर ऑफ बी था, यही तो बात हुई थी। पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, अब एक बात समझो, अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये मार्कर सही काम नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, रेनॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात होगी, तो आपको पता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, ए और बी दोनों वोलेटाइल ही हैं, तो द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी नॉट ए, पी ए इज इक्वल्स टू जीटा ए और पी बी इज पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट या द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो वेपर प्रेशर है हर कंपोनेंट का, अब हर कंपोनेंट का तो पार्शियल ही होगा ना, सो द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए कांस्टेंट के आ गया तो के जीटा ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने मान लिया कि एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज इक्वल्स टू के जीटा बी आ गया, के जीटा ए के जीटा बी। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये प्योर है, इफ ए इज प्योर, यदि ए प्योर है तो उस केस में जीटा ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1। अगर मान लो आपको मैंने बताया था कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है एक सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स का, वो ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब यहां पर मैंने कहा कि इफ ए इज प्योर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ओनली ए प्रेजेंट है, तो बी तो है ही नहीं ना, तो बी का परसेंटेज, बी का फ्रैक्शन, बी की अमाउंट, बी सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि इफ बी इज प्योर, अगर बी प्योर है यानी सिर्फ क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, ओनली बी प्रेजेंट है, तो जीटा बी इक्वल्स टू हो गया 1। यहां पर जीटा बी इक्वल्स टू हो गया इस कंडीशन में 0 और इस कंडीशन में जीटा ए इक्वल्स टू हो गया 0। इसका मतलब ये है कि अब जो पी ए है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, के, और पी बी इक्वल्स टू व्हाट, मैं यहां लिख दूं पी ए इक्वल्स टू के एंड पी बी इक्वल्स टू के, कांस्टेंट के बराबर हो गया। अच्छा, ये पी ए है क्या, अब क्या है इस कंडीशन में, जो पी ए है वो एक्चुअल में पी नॉट ए के बराबर है। अरे प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ही तो है, और पी बी जो है वो किसके बराबर है, पी बी जो है वो पी नॉट बी के बराबर है, इक्वल्स टू के बराबर है और इक्वल्स टू के बराबर है। देखो आप समझो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि रेनॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पी ए जीटा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी बी जीटा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर जो है वो पी ए और पी बी के बराबर है।
मैंने आपसे कहा कि पी ए इज इक्वल्स टू के जीटा है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटा करके मैंने एक कांस्टेंट लगाना है। मैंने यहां पर कहा कि पी बी इज इक्वल्स टू के जीटा भी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटा करके एक कांस्टेंट लगाना है। अब मैंने ये कहा कि मान लो इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली ए। अब अगर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है तो जीटा ए इक्वल्स टू 1 हो गया, जीटा बी इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर ए है तो फिर उसके अंदर सिर्फ ए ही तो होगा। अगर सिर्फ बी है तो जीटा बी 1 होगा, जीटा ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां पर वही हो गया। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक्स ए की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, एक्स ए की जगह पर 1 ही तो रख दूंगा। यहां पर एक्स बी की जगह पर क्या रख दूंगा, 1। एक्स बी मतलब जीटा, मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन को आप एक्स और जीटा दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां 1 रख दिया और यहां 1 रख दिया। अब मुझे पता है कि यानी कि k किसके बराबर हो गया, पी ए के बराबर हो गया। पर कब, जब सिर्फ a प्रेजेंट है। और अगर सिर्फ a प्रेजेंट होता है तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, पी नॉट ए के बराबर होता है। यानी पी ए पी नॉट ए के बराबर हो गया कांस्टेंट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, पी नॉट बी। कांस्टेंट जो है, ध्यान से समझना, जो आपका यहां पर कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट एक्चुअल में किसके बराबर है, कांस्टेंट के किसके बराबर है, ए के लिए वो पी नॉट ए के बराबर है और बी के लिए वो पी नॉट बी के बराबर है। यानी जो कांस्टेंट है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर है। अब तुम कहोगे कि कैसे, अरे तो तुम बताओ कि ये के जो है वो पी नॉट ए के बराबर कब आया था, तभी तो आया था जब तुमने एक्स ए जीटा ए की वैल्यू 1 रखी थी। ये तब आया था जब तुमने जीटा बी की वैल्यू 1 रखी थी। यानी कि जो कांस्टेंट है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी के बराबर है। द थिंग इज वेरी सिंपल। बहुत ध्यान से आराम से मन में इसको समझा लो, बिठा लो कि जो आपका कांस्टेंट यहां पर आ रहा है वो पी नॉट ए के बराबर है। क्यों है, क्योंकि वो तब आ रहा है, वो पी नॉट ए के बराबर तब आ रहा है, पी नॉट ए के बराबर तब आ रहा है जब सिर्फ आप सॉल्यूशन में क्या ले रहे हो, ए ले रहे हो। यानी ए का, देखो एक बात समझो, अगर सॉल्यूशन में सिर्फ ए है तो पी नॉट ए ही तो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ए, पी नॉट ए ही तो वेपर प्रेशर ऑफ ए है। ए होगा वो पी नॉट ए के बराबर तब होगा जब उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, ओनली ए प्रेजेंट होगा। और बी के लिए पी बी जो होगा वो पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा जब उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, ओनली बी प्रेजेंट होगा। जब सिर्फ इसके अंदर ए प्रेजेंट है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है वही तो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का। और जब इसके अंदर सिर्फ बी कंपोनेंट है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट है वो वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूट के बराबर होगा। अब जब मैं इन्हें मिक्स कर देता हूं तो उस कंडीशन में मुझे पता चलता है, उस कंडीशन में मुझे ये पता चलता है कि अब जो पी ए है दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, पी नॉट ए। क्या होगा, नहीं, पहले 4 मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा था, अब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है। और अब रियलिटी तो ये है कि मुझे तो पता है कि पी ए जो होगा वो लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए से, क्योंकि अब इसके पास वेपराइज होने के लिए जो सरफेस कम है वो क्या हो गया है, कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अब मुझे पता है कि पी बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट, पी नॉट बी के। मुझे पता चल गया है कि पी बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट, पी नॉट बी के। और पी बी जो है वो एक्चुअली लेस देन हो गया है पी नॉट बी के। पी बी पी नॉट बी के बराबर नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ पर कांस्टेंट पता चल गया है कि कांस्टेंट पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए के बराबर है और कांस्टेंट पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी के बराबर है। कांस्टेंट पी ए पी नॉट ए के बराबर है और कांस्टेंट बी मुझे पता चल गया है कि कांस्टेंट के जो है वो पी नॉट ए के बराबर है और कांस्टेंट जो है वो पी नॉट बी के बराबर है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि पी ए जो होगा वो के की जगह में पी नॉट ए जीटा ए लिख देता हूँ और यहाँ पर पी बी जो होगा वो के की जगह पर मैं पी नॉट बी जीटा बी के बराबर लिख देता हूँ। आप इसे नोट करिए और फिर मैं इसे आपको और आगे डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, अब मैं आपके सामने रेयॉल्ट्स लॉ को समराइज करना चाहूंगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर को देखा है तो बहुत आसानी से आप रेयॉल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से समझ पाएंगे अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं। बहुत आराम से मेरे साथ चल चलिएगा जो मैं बताता जाऊं। देखिए, हमने एक लॉ पढ़ी थी विच इज नोन एज दी रेयॉल्ट्स लॉ। और रेयॉल्ट्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? तो रेयॉल्ट्स लॉ में आपने सिंपल सी बात पढ़ी थी कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। और वेपर प्रेशर हम किसके लिए बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के लिए। मतलब एक सोल्यूशन है और अगर सोल्यूशन में आपने 2 कंपोनेंट मिला रखे हैं, यानी आपने ए और बी वाले कंपोनेंट मिला रखे हैं, तो उस
सॉल्यूशन के किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए इसमें ए का जो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पी ए है, तो मैंने कहा कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर इज पी बी, तो मैं यह कहूंगा कि पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी के बराबर होगा। अब मैंने कहा कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है। मैंने कहा कि यहाँ जो कांस्टेंट आता है, यहाँ पर आने वाला जो कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के बराबर होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर वो वेपर प्रेशर आएगा कांस्टेंट की जगह जब सिर्फ ए लिया जाएगा। जैसे हमने बार बार लिया था, हमने कहा था कि आपने पहले एक प्योर ए लिया होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर आपने पहले क्या लिया होगा, एक प्योर ए लिया होगा जिसमें सिर्फ ए के ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, और उस ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसे आप पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली आपने एक और बी लिया होगा और उसमें सिर्फ बी और बी प्रेजेंट होंगे, और उसका वेपर प्रेशर आप पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करोगे। देखो जब ये वेपराइज होगा तो सिर्फ ए वेपराइज होगा और उसका जो वेपर प्रेशर होगा उस कंडीशन में उसे आप पी नॉट ए से लिखोगे। जब ये वेपराइज होगा तो उसमें सिर्फ बी वेपराइज होगा और उसका वेपर प्रेशर आप पी नॉट बी से लिखोगे। बट जब आप दोनों कंपोनेंट को मिला दोगे तो अब इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में थोड़ा कंट्रीब्यूशन ए का भी है और बी का भी है, तो ए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसका कंट्रीब्यूशन यानी उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। से फॉर एग्जांपल अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। से फॉर एग्जांपल अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैंने कहा कि जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वेपर प्रेशर है, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। एक्स ए दैट इज जीटा ए दैट इज मोल फ्रैक्शन, और पी बी जो होगा वो बराबर के होगा पी नॉट बी जीटा बी के बराबर होगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट। ये किस लॉ से आया, ये रियोल्ट्स लॉ से आया। यानी कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ volatile component in a solution is equal to the product of its vapor pressure of pure liquid, or you can say component, and मोल फ्रैक्शन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन में जब आपने मिला दिया तो जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्यूशन में जब आपने मिला दिया तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेपर प्रेशर जब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट आया, तो जो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में होगा वो उसके प्योर कंपोनेंट इनटू के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो उसके प्योर कंपोनेंट इनटू के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही मैंने लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। प्योर लिक्विड और उसके वेपर मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब वो मुझसे कह रहा है कि आप मुझे तो ये बताओ कि हम तो कैलकुलेट कर रहे थे, क्या हम कैलकुलेट कर रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आपने तो मुझे इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर बताए, मुझे सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर नहीं बताया। तो मैं आपको एक लॉ याद दिलाना चाहूंगा, और वो लॉ जो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा उस लॉ का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद करिए, हमने 11th क्लास में ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। किसी भी मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा जो भी टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो उसके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। अब यहाँ पर दो गैसेस है, अरे ए के वेपर्स हैं और बी के वेपर्स हैं, तो इनके द्वारा लगाया जाने वाला टोटल प्रेशर एक्चुअली किसके बराबर होगा, तो टोटल प्रेशर इनके द्वारा लगाया जाने वाला टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। जो ए प्रेशर लगा रहा है जो बी प्रेशर लगा रहा है। अब मुझे पता है कि पी ए किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स ए या पी नॉट ए जीटा ए और पी नॉट बी जीटा बी के बराबर होगा।
ये किससे आए, ये रियोल्स लॉ से रिलेशन आए। अब देखिए यहां से आप टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड देयर मोल फ्रैक्शन। मैं इस लाइन को हिंदी में दोबारा ध्यान से समझाता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो सम के बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन के। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि वो आपके साथ खेलेगा, और वो कैसे खेलेगा कि वो आपको इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू देगा। देखिए ये पी नॉट ए और ये पी नॉट बी जो हैं ये एक्चुअली क्या हैं, ये एक्चुअली कांस्टेंट हैं और इनकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है एक्सपेरिमेंटली। तो आपको ये सोचने की बात नहीं करनी है कभी भी कि ये आपको पेपर में अपने आप याद करने होंगे या निकालने होंगे। दे विल बी गिवन टू यू, मोस्ट केसेस में आपको ये दिए जाएंगे बिकॉज दीज आर जस्ट कांस्टेंट। प्रेशर के टर्म्स के कांस्टेंट है, यूनिट वो एमएमएचजी दे सकता है, टॉर दे सकता है, बार दे सकता है, एटीएम दे सकता है, पास्कल दे सकता है, प्रेशर की कोई भी यूनिट रख के दे सकता है, बट दीज आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू पेपर में आपको गिवन होगी। मान लीजिए उसने पी नॉट ए की वैल्यू दी है, पी नॉट बी की वैल्यू दी है और उसने आपको एक्स ए और एक्स बी में से सिर्फ एक की वैल्यू दी है। मान लीजिए उसने आपको एक्स ए की वैल्यू दी है यानी जीटा ए की वैल्यू दी है, जीटा ए प्लस जीटा बी कितना होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। अब उसने आपको जीटा ए की वैल्यू दी है तो आप जीटा बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, 1 माइनस के जीटा ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको यहां पर रखता हूं, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस के जीटा ए। तो मैं यहां रखूंगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी माइनस के पी नॉट बी जीटा A. This comes out to be the total vapor pressure of the solution। यानी जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आ रहा है। सो द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी जीटा ए। अगर आपको वो दोनों मोल फ्रैक्शंस में से एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी देता है तब भी आपको आसानी से ये क्लियर होगा। यानी रियोल्ट लॉ से आपने क्या सीखा, तो रियोल्ट लॉ से आपने ये सीखा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जब आप उसे सॉल्यूशन में मिला दोगे, वंस यू मिक्स इट इन सॉल्यूशन, तब जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा आप उसका मोल फ्रैक्शन रखोगे, जितना ज्यादा उसका परसेंटेज होगा, जितना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। यानी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां से आपने एक कांस्टेंट निकाला, कांस्टेंट मैं आपको बता चुका हूं कैसे आया था। कांस्टेंट मैंने आपको बहुत ध्यान से समझाया है कि यहां कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड के बराबर होता है। यानी कि सिर्फ अगर ए होगा तो जो वेपर प्रेशर होगा वो आएगा, सिर्फ बी होगा तो सिर्फ बी पी नॉट बी आएगा और पी नॉट ए आएगा। आपने यहाँ दोनों को रख लिया। अब आपको पता था कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस बी बी, एंड आपने इसे सॉल्व किया और आपको ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। ये फॉर्मूला है और ये समरी है ऑफ द रियोल्ट्स लॉ। यहां पर रियोल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसमें सिर्फ दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो कंप्लीट। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ वर्सेस रियोल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ वर्सेस रियोल्ट्स लॉ, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे कि कैसे आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो। पहले मैं हेनरीज लॉ की बात करना चाहूंगा। हेनरीज लॉ में आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा और प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू के जीटा। सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली व्हाट, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, जितनी ज्यादा गैस का अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका वेसल ये है और इसमें आपकी गैस डिसॉल्व है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हो रखे हैं, डिसॉल्व हो रखे हैं, तो यहां पर जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस का अमाउंट लिक्विड में होगा। यही तो है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि कंसंट्रेशन अमाउंट
जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस का अमाउंट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगा। जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस का अमाउंट लिक्विड के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इतनी तो बात थी। व्हाट डज रियोल्स लॉ से, रियोल्स लॉ क्या कहती है, तो रियोल्स लॉ सिंपल सा स्टेटमेंट कहती थी कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the vapor pressure of each volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction। हमने वहाँ पर बात करी थी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब मैंने आपसे ये कहा था कि P जो होगा वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा P0 और यहाँ पर आ जाएगा जीटा। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, the vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा प्रेशर। अरे तुम ध्यान से कुछ सोचो, हेनरीज लॉ क्या कहती है, हेनरीज लॉ मुझसे ये कहती है कि द प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस का अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व होगा। यानी जितना अमाउंट गैस का लिक्विड में प्रेजेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर। यानी अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर रियोल्स लॉ में क्या कहा जा रहा है, तो रियोल्स लॉ में ये कहा जा रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोलेटाइल मतलब गैस ही तो वो कन्वर्ट हो गया, गैस ही तो हो गया। तो यानी जो गैस, जो वोलेटाइल लिक्विड वेपराइज हुआ, जो वोलेटाइल लिक्विड वेपराइज हुआ, जो वोलेटाइल लिक्विड वेपराइज हुआ, यानी जो वोलेटाइल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। यानी कि जो उसका अमाउंट लिक्विड में प्रेजेंट है, जो उसका अमाउंट लिक्विड में प्रेजेंट है, जो लिक्विड के अंदर उसका अमाउंट प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका प्रेशर। जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। यहां पर भी तो वही बात है कि जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उतनी ज्यादा उसका द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा, उस पर लगने वाला प्रेशर होगा। जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा गैस का द्वारा, वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा। तो यानी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, द प्रेशर, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर डायरेक्टली जीटा के प्रोपोर्शनल है। यानी प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू जीटा के बराबर है। और ये क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। देखो दोनों लॉ सेम बात कह रही हैं, आप ध्यान से बस एक बार दिमाग में बिठाना है और आपके 100% बैठ जाएगा। अब हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट समझो, वो क्या कहता है। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट मुझसे ये कहता है कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी गैस के ऊपर जितना प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। अब मैं इस बात को ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, लिक्विफाई होकर के ही तो प्रेजेंट है, तो जितनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है वो उसके ऊपर लगने वाला पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा गैस होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। ये गो, जितनी ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। अब इसी को रियोल्स लॉ पर ले आओ। रियोल्स लॉ क्या कहती है, रियोल्स लॉ ये कहती है, क्या कहती है, उसने कहा कि ये मेरा एक वेसल है, ये मेरे वेसल में लिक्विड है और ये लिक्विड वेपराइजेबल है और इसके वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगता है वो उसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा लिक्विड के अंदर गैस होगी यानी लिक्विफाइड गैस होगी, यानी जितना ज्यादा गैस वाला लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। जितना ज्यादा लिक्विड होगा जो वेपराइज होगा, यानी वो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। जितना ज्यादा गैस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, यानी जो बाद में गैस में कन्वर्ट होगी जब प्रेशर कम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। जितना ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर है उतना ही ज्यादा प्रेशर है, जितना ज्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर है। यानी कि देखो ये भी गैस में कन्वर्ट होगा, ये भी गैस में कन्वर्ट होगी, ये भी लिक्विड की फॉर्म में, ये भी लिक्विड की फॉर्म में। इसका मोल फ्रैक्शन भी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका मोल फ्रैक्शन भी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मोल फ्रैक्शन भी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां पर आता है P0A, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसे भी कर दूं, कैसा, ऐसा
कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH बिकम्स इक्वल्स टू P0, अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट P0 के बराबर हो जाए तो मैं ये कह दूंगा कि रेयॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ सेम हो जाएंगी। अगर मान लो न्यूमेरिकली ऐसा हो जाता है, किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि KH की वैल्यू P0 के बराबर हो जाती है, यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट रेयॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर हो जाता है, तो उस केस में हेनरीज लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ रेयॉल्स लॉ। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों लॉज सेम हो जाएंगी, क्योंकि दोनों लॉज एक बात कह रही हैं। ये क्या कह रही है, ये कह रही है, क्या कह रही है कि जो लिक्विड है गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है उसका मोल फ्रैक्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा लिक्विड गैस में है, जो जितना ज़्यादा गैस लिक्विड में है, यानी जितना ज़्यादा गैस लिक्विड में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। और ये भी तो यही बात कह रही है कि जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ भी जितना ज़्यादा लिक्विड होगा जितना ज़्यादा प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा लिक्विड है, अरे गैस लिक्विड में ही तो कन्वर्ट हुई है, तो जितना ज़्यादा लिक्विड है उतना ज़्यादा प्रेशर है, जितना ज़्यादा लिक्विड है उतना ज़्यादा प्रेशर है, जितना लिक्विड उतना प्रेशर, जितना लिक्विड उतना प्रेशर, दोनों के कांस्टेंट अलग हैं। इफ KH इक्वल्स टू P0 देन हेनरीज लॉ बिकम्स स्पेशल केस, देन हेनरीज लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ रेयॉल्स लॉ। हेनरीज लॉ स्पेशल केस हो जाती है किसका, रेयॉल्स लॉ का, देन हेनरीज लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ रेयॉल्स लॉ, क्योंकि दोनों में एक ही रिलेशन है कि मोल फ्रैक्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा लिक्विड उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा लिक्विड उतना ज़्यादा प्रेशर। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मैंने आपको बताया था जनरली कौन होगा, सॉलिड होगा। तो यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की, और वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट में कौन से कंपोनेंट होंगे, तो वो कंपोनेंट आपका यूरिया हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, विच इज नॉर्मली यूज्ड इन दिस चैप्टर। जो जनरली इस चैप्टर में यूज किया जाता है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब देखिए, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट अगर किसी सॉल्यूशन में होगा तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, आपने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, एक सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। एक सॉल्यूशन का एक सॉल्यूट वाला पार्ट होता है विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम अमाउंट में होता है, और एक सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज द सॉल्यूट वन एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज द सॉल्वेंट वन। वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये लेस अमाउंट में होता है और ये मोर अमाउंट में होता है। अब यहाँ पर मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है और सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय A एंड सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय B। अब मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है और वो जो मैंने सॉल्वेंट लिया है दैट इज जो मैंने A लिया है उसके सरफेस पर A और A के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो वेपर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे उनका मैंने वेपर प्रेशर P0 A लिया है। व्हाट इज P0 A, तो मैं कहूँगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। अभी मैं ये कहूँ कि सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर P टोटल भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो सिर्फ किसके बराबर होगा, P0 A के बराबर होगा, क्योंकि P टोटल यहाँ पर अभी सिर्फ P0 A के बराबर क्यों है, क्योंकि क्या इसके अंदर कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो जवाब होगा कि नहीं, इसके अंदर कोई और कंपोनेंट नहीं है। अब क्योंकि इसके अंदर कोई और कंपोनेंट नहीं है तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सिंपली किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट के, दैट इज P0 A के बराबर होगा। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने इस कंपोनेंट में क्या ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी B। अब एक बात समझिए कि मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू गेट वेपराइज्ड। वह सब्सटेंसेस जिनमें वेपराइज होने की एबिलिटी होती है उन्हें आप वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं, और वो सब्सटेंसेस जिनमें वेपराइज होने की एबिलिटी होती ही नहीं है
उन्हें आप नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। Those substances which possess the ability to get vaporized are volatile substances and those substances which don't have the ability to get vaporized are non-volatile substances। अब अगर कोई सब्सटेंस वेपराइज ही नहीं हो रहा है तो क्या उसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वेपर प्रेशर तभी होगा जब वेपर्स होंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन द लिक्विड एंड द वेपर्स आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज द वेपर प्रेशर। जब वेपर्स ही नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने इस प्योर सॉल्वेंट में, जो कि कैसा लिक्विड था, एक वोलेटाइल लिक्विड था जिसके कंपोनेंट वेपराइज हो सकते थे, तभी तो उसका वेपर प्रेशर P0A है। P0A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब इसके अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड किया है। जब आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड करते हो तो क्या होगा कि वो B के कुछ मॉलिक्यूल्स ए के कुछ मॉलिक्यूल्स को उसके सरफेस से डिस्प्लेस कर देंगे, वो ए के नीचे चले जाएंगे, कुछ बी के भी नीचे चले जाएंगे, कुछ ए के नीचे प्रेजेंट होंगे। इस तरीके का एक कंपोजिशन बन जाएगा। बट बात क्या हुई? बात ये हुई कि पहले सरफेस पर जितने ए के मॉलिक्यूल्स थे, पहले सरफेस पर जितने ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, पहले सरफेस पर जितने ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, उन ए के मॉलिक्यूल्स में अब कमी आ गई है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को किसने रिप्लेस कर दिया है? बी के मॉलिक्यूल्स ने कर दिया है। मैं कहूंगा कि सम मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल बी रिप्लेसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वोलेटाइल ए। कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल बी के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं वोलेटाइल ए के। मतलब ए के कुछ मॉलिक्यूल्स हटा करके उनकी जगह पर कौन आ गया है? अब बी के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब अगर उनकी जगह पर बी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, सो सरफेस से बी के मॉलिक्यूल्स आ गए तो ए के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, यानी कि पहले के कंपैरिजन में अब जो ए के मॉलिक्यूल्स वेपराइज कर रहे होंगे उनके नंबर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। आप बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आपसे कहा कि आपने एक सॉल्वेंट ले रखा है और उस सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। जब आप उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, व्हेन यू ऐड सर्टेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जब आप उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर प्रेजेंट थे वो हट जाएंगे, थोड़े मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे, उनकी जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विल गेट रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला पार्ट वेपराइज होता है? नहीं होता है। तो यानी कि अगर अब मैं टोटल वेपर प्रेशर लिखना चाहूं, PT लिखना चाहूं, तो कैन आई राइट इट इक्वल टू P0A? क्या प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जब सिर्फ और सिर्फ ए और ए के मॉलिक्यूल्स थे, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था यानी जो P0A था वो ग्रेटर था किससे? अब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है PA से। अब देखो, अब वेपर प्रेशर PA क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विल बिकम लेस। जो मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आपसे मैं सिंपल सीधी सी बात कहता हूं कि जब भी कभी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी प्योर वोलेटाइल लिक्विड में ऐड किया जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल है। जब भी कभी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, whenever a non-volatile solute is added to a vapor pure solvent, its vapor pressure becomes less। जब आपने B को ऐड करा तो A के मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज हो सकते थे उनके नंबर में, उनकी संख्या में कमी आई, जिससे उनके द्वारा अब जो वेपर प्रेशर लगाया जा रहा है वो PA के बराबर है। और ये जो PA है ये नॉट इक्वल टू P0A है, दिस इज नॉट इक्वल टू P0A। P0A is when all the molecules of solvent are getting vaporized। जितने भी सरफेस पर है, अभी भी सरफेस वाले वेपराइज हो रहे हैं, बट द नंबर हैज बिकम लेस, सो PA will not be equal to P0A and you cannot say total pressure is equal to P0A। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब प्योर सॉल्वेंट नहीं है, अब उसके अंदर एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला भी है।
बट हाँ इसके में अगर पी बी की बात करूं, पी नॉट बी की बात करूं, वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है, इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो यानी इस B का काम क्या है? तो B का बस इतना सा काम है कि ये वेपर प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है। B का काम कम करना, B का काम कम करना, B का काम कम करना। तो B ने क्या करा? वेपर प्रेशर को बस कम कर दिया। द जॉब और द फंक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन गेटिंग एडेड टू अ सॉल्वेंट इज जस्ट टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर। वो उसके वेपर प्रेशर को बस क्या कर देता है? कम कर देता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, whenever a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure become less. This law is known as Babu's law. इस लॉ को बाबूज लॉ भी कहा जाता है। क्या है बाबूज लॉ? तो सिंपल सा है कि when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure becomes less. जब भी कभी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी प्योर सॉल्वेंट, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं बाबूस लॉ का, तो लॉ ये कहती है कि ऑब्वियसली लॉ थी, बस किसी ने बताया तो उसके नाम पर रख दी है। क्या है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड to a pure solvent, its vapor pressure becomes less. उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है? लेस हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड लिखो, तो आप क्या लिखोगे? अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपसे मैं टोटल प्रेशर लिखवाऊं तो आप टोटल प्रेशर क्या लिखते थे? PA प्लस के PB लिखते थे, बिल्कुल। अच्छा, PA किसके बराबर होगा? तो रेयॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो P नॉट A जीटा A के बराबर होगा, है ना? क्योंकि अब जीटा इज नॉट इक्वल टू 1 ना, यू हैव एडेड समथिंग इनटू इट, तो जीटा इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि उसके अंदर तो B भी है अब, तो जीटा इज नॉट इक्वल टू 1। बट अच्छा PB, तो PB विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज कैसा है ये? नॉन वोलेटाइल है। क्या नॉन वोलेटाइल कोई वेपराइज होगा? नहीं होगा, तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। यानी टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P नॉट A जीटा A। इट विल बी इक्वल टू P नॉट A अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? अगर मैं जीटा A की वैल्यू 1 रख दूं तो P टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? P नॉट A के ही बराबर हो जाएगा ना। बट क्या ऐसा है? अब नहीं है, अभी हमने B ऐड किया है, तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P नॉट A जीटा A। तो आप रेयॉल्स लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन भी कह सकते हो। रेयॉल्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन क्या होगा? तो हम कहेंगे फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन दी प्योर स्टेट। क्या है? रेयॉल्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन किनके लिए? रेयॉल्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। क्या है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। ये रेयॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is equal to the product of vapor pressure of its pure component and its mole fraction। मैं मतलब आपको अगर समराइज करके बताऊं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि देखो आपने जो वेसल लिया, आपने जो वेसल लिया, पहले उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट था? तो पहले उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ A प्रेजेंट था। जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ A प्रेजेंट था तो क्या हो रहा था? तो सिर्फ और सिर्फ A वेपराइज हो रहा था, क्योंकि A जो था वो वोलेटाइल कंपोनेंट था। और जब सिर्फ A प्रेजेंट था, जब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर A प्रेजेंट था, व्हेन ओनली A वाज प्रेजेंट इन इट, जब A प्रेजेंट था तो जो A का वेपर प्रेशर था वो P नॉट A था। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर ए। अच्छा, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर था? पी नॉट ए के बराबर था, क्योंकि सिर्फ ए ही था और उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा। बट फिर क्या किया आपने? उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। जब आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसके अंदर ए, फिर बी, फिर ए और बी आ गया, है ना। अब इसका वेपर प्रेशर, जो ए का वेपर प्रेशर है, इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए, नहीं होगा ना, ऑब्वियस ही बात है, कम हो गया। क्यों कम हो गया? तो वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सरफेस पर जितने ए के मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो गए, क्योंकि उन्हें किसने रिप्लेस कर दिया? बी ने रिप्लेस कर दिया। क्या बी का कोई पार्शियल वेपर प्रेशर है? बिल्कुल नहीं है, बी का कोई पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं है। जब बी का कोई पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं है तो उसका कोई क्योंकि उसमें वेपराइज होने की एबिलिटी नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में तो नहीं होगा। बट ए के मॉलिक्यूल्स अब जितने वेपराइज हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आपने क्या करा? आपने अब टोटल प्रेशर निकालना चाहा, तो टोटल प्रेशर तो हमें पता है कि किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। बट पी बी इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो पी टी जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर होगा। बट पी ए क्या पी नॉट ए के बराबर है? नहीं, पी ए किसके बराबर है? तो अकॉर्डिंग टू रेयॉल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये किसके बराबर होगा? पी नॉट ए जीटा ए के बराबर होगा। तो ये टोटल प्रेशर हो गया। यहां से आपने रेयॉल्स लॉ बताई फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन वाली। उसका स्टेटमेंट ये था कि क्या था कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, for a solution containing non-volatile solute is equal to the product of vapor pressure of volatile component in pure state and its mole fraction। बस सिंपल सा स्टेटमेंट है। जो टोटल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। सो दिस इज दी वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। पहला जो न्यूमेरिकल है रेयॉल्स लॉ से रिलेटेड वो है कि अ सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 46 ग्राम of ethanol and 16 gram of methanol. The vapor pressure of pure ethanol and methanol is 50 mmHg and 40 mmHg respectively. Calculate first total वेपर प्रेशर एंड फर्स्ट हटा देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। उसने बोला कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है, तो उसने कहा कि सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेनॉल। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 46 ग्राम इथेनॉल और 16 ग्राम मीथेनॉल को मिक्स किया गया है। और उसने बोला कि प्योर इथेनॉल और प्योर मीथेनॉल का वेपर प्रेशर 40 और 50 mmHg है।
टोटल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट निकलवाने की वो आपसे कह रहा है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो उसने आपको दे रखा है कि इथेनॉल का मास ज़्यादा और मीथेनॉल का कम है, तो B क्या है आपका, मीथेनॉल है। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और A जो है आपका इथेनॉल है। अब उसने आपको WB दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है उसने WB। उसने WB आपको कितना दे रखा है, तो उसने WB आपको दे रखा है मीथेनॉल का मास 16 ग्राम। उसने आपको WA दे रखा है, WA कितना दे रखा है, 46 ग्राम, है ना। अब अगर मैं मीथेनॉल का मोलर मास कैलकुलेट करूं, तो मीथेनॉल का मोलर मास है CH3OH, 12 और 3 15, 12 प्लस 3 प्लस 1 4 और 16, तो 16 16 32 ग्राम। यानी कि आपके पास MB आ गया कितना, 32 ग्राम। और अगर मैं इथेनॉल का मोलर मास कैलकुलेट करूं, तो C2H5OH होता है, यानी कि 24, 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 16, 12 12 24 और 6 30 और 10 40 और 6 46, 46 ग्राम। सो MA कम्स आउट टू बी 46 ग्राम। ये आ गया आपका 46 ग्राम। ये WB MB आ गया, ये WA MA आ गया। अब उसने बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल एंड मीथेनॉल इज 40 एंड 50 mmHg। तो उसने आपको क्या दे रखा है, उसने आपको P0B दे रखा है। देखो मीथेनॉल का उसने कितना दे रखा है, 40 mmHg, और उसने इथेनॉल का कितना दे रखा है, तो P0A उसने दे रखा है कितना, 50 mmHg। ये वैल्यू भी उसने आपको गिवन दे रखी है। अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर। तो मुझे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पता है कि PT जो होगा वो बराबर के होगा PA प्लस के PB के। अब ना मेरे पास PA है ना PB है, तो उसने बोला तो है वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट भी कैलकुलेट करो। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू विच लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग PA जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P0A जीटा A, और PB जो होगा वो बराबर के होगा P0B जीटा B के बराबर। अब मेरे पास जीटा A जीटा B नहीं है, तो मुझे तो पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके बराबर होगा, Na अपॉन के Na प्लस के Nb के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर होगा, Nb अपॉन के Na प्लस के Nb के, यही होगा। अब मेरे पास Na और Nb नहीं है, ये मैं निकाल सकता हूँ। मैं ऊपर साफ कर दे रहा हूँ और ऊपर निकाल दूंगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा Na किसके बराबर होगा, WA अपॉन के Ma के। WA कितना दे रखा है, 46, और Ma कितना दे रखा है, 46, तो दिस कम्स आउट टू बी 1, तो Na तो आ गया 1। अब Nb कैलकुलेट करूँ तो Nb कितना दे रखा है, तो Nb मेरा दे रखा है ये WB अपॉन के MB के। WB मेरा कितना दे रखा है, WB इसमें 16 और MB इज 32, काटा तो 0.5 आ गया, है ना। अब मैं रखता हूँ, इनकी वैल्यू प्लेस करता हूँ। ये मेरे Na और Nb की वैल्यू आई है, तो x जीटा A इक्वल्स टू Na, मतलब कि 1 अपॉन के 1.5, और ये आ गया 0.5 अपॉन के 1.5, ये आ गया। अब ये काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और ये काटूंगा तो जाएगा 1/3 के बराबर। अब ये आया 0.66, ये आया 0.33। देख लो दोनों मोल फ्रैक्शन का सम ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 ही आएगा, वो तो आगे जाके राउंड ऑफ हो जाता है। तो अब मुझे वो बोल रहा है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर निकालो। तो देखो PA विल बी इक्वल टू व्हाट, P0A जीटा A, P0A कितना है, 50 है ना, और ये कितना है, 0.66 है, ठीक है, बिल्कुल 0.66 है। और PB किसके बराबर है, P0B जीटा B के बराबर है। PB कितना है, P0B कितना है, 40 है, और P0B 0.33 है। मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 6.6 इंटू 5, ये हो गया 3.3 इंटू 4, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 33 mmHg,
क्योंकि प्रेशर है। और ये कितना हो गया, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 13.2 mmHg। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टोटल प्रेशर PT, तो वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर होगा। अब ये कितना आया है 33.0, यानी 33 प्लस 13.2, तो तीनों 3 6, तीनों रे 1 4 mmHg। देखो इतना आ रहा है, टोटल प्रेशर भी आ गया। मुझसे उसने कैलकुलेट करवाने को कहा था कि ये बताओ और ये बताओ, मैंने तीनों चीज़ें बता दी, आपके सामने कैलकुलेट किया है, पूरा सब सही है, बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करते हैं, इसके आगे रिलेटेड क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन हैज़ बीन prepared by mixing 23 gram of ethanol in 36 gram of water. The vapor pressure of ethanol and H2O are 50 mmHg and 60 mmHg रेस्पेक्टिवली। उसने आपको वेपर प्रेशर 50 और 60 mmHg रेस्पेक्टिवली दे रखे। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ। पहला, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। दूसरी बात वो कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ टोटल वेपर प्रेशर। तीसरी बात वो कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन होगा, ये उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 23 ग्राम इथेनॉल और 36 ग्राम ऑफ वाटर को मिक्स करके, और वो बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर आर 50 mmHg एंड 60 mmHg रिस्पेक्टिवली। जो वेपर प्रेशर इथेनॉल और वाटर का है वो 50 और 60 mmHg है। अब वो बोल रहा है कि आप मुझे वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट कैलकुलेट करके बताओ, आप मुझे टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके बताओ, और आप मुझे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले मेरा क्या काम होगा, सबसे पहले मुझे लिखना होगा गिवन। फर्स्ट आई हैव टू राइट दी गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन टू मी, मैं ये सब लिख लूंगा। तो उसने बोला कि सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 23 ग्राम इथेनॉल को मिलाया है। अब देखो ये ज़्यादा है ये कम है, तो मैं पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट मेंशन कर लूँ। तो मेरा जो ए है यानी कि मेरा जो सॉल्वेंट है दैट इज़ H2O, और जो मेरा बी है वो क्या है, दैट इज़ माई सॉल्वेंट विल बी, वो बी दैट इज सॉल्यूट विल बी इथेनॉल, ये इथेनॉल होगा। अब मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ। देखो उसने मुझे दे रखा है 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, यानी कि उसने मुझे WB दे रखा है दैट इज़ 23 ग्राम। उसने मुझे WA दे रखा है यानी कि कितना 36 ग्राम। उसने मुझे MB नहीं बताया है, बट मुझे इथेनॉल का मास पता है C2H5OH, अभी हमने कैलकुलेट किया है, नहीं आया तो 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 16, 12 12 24 और 36 और 46, 46 ग्राम, ये आ गया 46 ग्राम। उसने मुझे MA नहीं दिया, बट वाटर का मास तो अब आपको पता ही होगा 18 ग्राम होता है, नहीं आता है तो H2O है, 2 प्लस 16 18 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया। उसने मुझे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल एंड वाटर भी दे रखा है। देखो मुझे पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल दैट इज़ P0B कितना है, तो 50 mmHg है, और P0A यानी प्योर वाटर का जो है वो 60 mmHg है। अब मुझे वो बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मुझे रेयॉल्स लॉ पता है, रेयॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA जो होगा वो किसके बराबर होगा, P0A जीटा A के बराबर होगा, और मुझे पता है कि PB जो होगा वो P0B जीटा B के बराबर होगा। PA इज इक्वल्स टू P0A जीटा A, PB इज इक्वल्स टू P0B जीटा B के बराबर होगा। अब मेरे पास जीटा A जीटा B नहीं है, तो मुझे जीटा A निकालना होगा, तो जीटा A
will be equals to Na upon K Na plus K Nb and zeta B will be equals to Nb upon K Na plus K Nb. So this comes out to be my zeta A and zeta B. Zeta A is equals to Na upon K Na plus K Nb and zeta B is equals to Na Nb upon K Na plus K Nb के बराबर हो गया। अब जीटा ए हो गया ये और जीटा बी हो गया ये, तो मुझे जीटा ए जीटा बी निकालना, मैं यहाँ निकाल देता हूँ जीटा ए। तो मेरे पास एन ए और एन बी नहीं है, तो मैं यहाँ एन ए और एन बी निकालता हूँ। एन ए डब्ल्यू ए अपॉन के एम ए। अब डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 36 और एम ए इज 18, तो दिस कम्स आउट टू बी 2। और एन बी कितना दे रखा है, तो एन बी इज डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 23 और ये कितना दे रखा है 46 यानी 0.5। अब मैं यहाँ जीटा ए निकालने की कोशिश करूँ तो ये कितना है 2 अपॉन के 2.5 और यहाँ कितना हुआ, तो ये बराबर के हुआ 0.5 अपॉन के 2.5। ये काटूंगा तो 4 अपॉन के 5 जाएगा यानी कि 0.8 आएगा। ये काटूंगा तो 1 अपॉन के 5 जाएगा यानी कि 0.2 के बराबर आएगा। ये मेरा जीटा ए जीटा बी आ गया। अब मैं इसमें रख के पी ए की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो पी ए जो है वो पी नॉट ए जीटा ए के बराबर है। पी नॉट ए कितना है 60 इंटू के 0.8, तो 6 8 जा 48, तो 4.8 या ये तो पॉइंट हट जाएगा ना, तो 48 mmHg, ठीक है। और यहाँ रखूँगा पी नॉट बी जीटा बी। पी नॉट बी 50 है तो 50 इंटू के 0.2, तो 10 mmHg, ये आ गया। अब वो मुझसे कह रहा है कि ये तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट आ गए 48 और 50 वो 10, और अब मुझसे वो बोल रहा है टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर दैट इज पी किसके बराबर होगा, पी ए प्लस के पी बी के, यानी 48 प्लस के 10 यानी कि 58 mmHg के। ये आ गया आपका पीटी, ठीक है। अब ये आखिरी वाला पार्ट कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मुझे मालूम है आप ये कहोगे कि ये जीटा ए जीटा बी क्या थे, ये तो मोल फ्रैक्शन ही तो थे, बट देवर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। जब वो लिक्विड में था तब के थे, तभी तो होगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो वो लिक्विड में जो उसका कंपोनेंट है उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा लिक्विड में वेपर, जितने ज़्यादा लिक्विड में कंपोनेंट होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। जितना ज़्यादा लिक्विड का कंपोनेंट होगा उतना ही ज़्यादा तो वेपर प्रोड्यूस होंगे। तो ये उसके लिक्विड वाला वेपर्स था। अब मुझे बताने हैं उसके गैसियस वाले वेपर्स का मोल फ्रैक्शन। मतलब ये है कि ये आपका वेसल है, ठीक है, और ये वेसल में आप रियोल्ट्स लॉ में क्या कहते हो, तो आप कहते हो कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मोल फ्रैक्शन कौन सा, लिक्विड स्टेट वाला। बट ये वेपर्स में भी तो कन्वर्ट हो गए। मान लीजिए ए और बी था, तो ए और बी अब वेपर्स में भी तो कन्वर्ट हो गए। तो ए के वेपर्स के मॉलिक्यूल्स का कुछ फ्रैक्शन तो होगा, यानी कि मैंने कहा उसे मैं मान लेता हूँ वाई ए, और बी के मॉलिक्यूल्स का भी तो कुछ फ्रैक्शन होगा, उसे मैंने मान लिया वाई बी। मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर ए और बी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट है। अब वो ए और बी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हुए। जब वो ए और बी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हुए तो वो वेपर्स भी तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनका भी तो अपना कोई फ्रैक्शन होगा। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। ए और बी के मोल फ्रैक्शन का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा 11th का स्टेटमेंट काम आएगा। अगर आपको याद हो तो 11th में हमने जब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की थी तो वहाँ पर एक स्पेशल डेरिवेशन करवाया था, और वहाँ पर एक स्पेशल डेरिवेशन में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था, देखो वहाँ पर हम क्या लिखते थे, मैं आपसे ले कहता था कि मान लो कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिख रहे हो, है ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन इनटू के टोटल प्रेशर, यही तो लिखते थे। ये ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कौन सा वाला है, ऑक्सीजन गैस वाला, तो यहाँ भी जो मोल फ्रैक्शन होगा वो गैस वाला आएगा, और यहाँ पर टोटल प्रेशर भी गैस वाला ही आएगा। अब वो मुझसे बोल रहा है कि पी ए बताओ, पी ए बताओ किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, गैस फेज में जो ए के मोल फ्रैक्शन है उसके इनटू के टोटल प्रेशर के। आपको याद नहीं है, मैं आपसे बार बार वहां पर कहता था कि यहाँ पर
आप जो भी पार्शियल प्रेशर लिखते हो उसी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिखोगे, है ना, उसी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर आप उस टोटल प्रेशर लिखोगे। अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो वो गैसियस स्टेट वाला लिख रहे हो ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर भी तो गैसियस वाला है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी गैसियस वाला लिखोगे। ये हमने कहाँ पर से ड्राइव किया था, ये हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ड्राइव किया था। तो अगर मैं कहूँ कि पी ए, तो वो बराबर के होगा वाई ए इंटू के टोटल प्रेशर के, और पी ए आया कितना है, तो पी ए मेरा आया है 48, पी टी मेरा कितना आया है 58, ये मेरा कितना आ गया वाई ए या गामा ए, जीटा गामा मान लेते हैं या वाई एक्स मान लेते हैं, तो वाई ए। अगर वो मुझसे कह रहा है कि पी बी, तो यहाँ पर मैं किसके मोल फ्रैक्शन लिखूंगा, बी के वेपर फेज वाले इनटू के टोटल प्रेशर। पी बी कितना दे रखा है, तो पी बी मुझे यहाँ पर उसने दे रखा है कितना, तो पी बी उसने मुझे दे रखा है 10, और ये कितना है 58, तो ये कितना आ गया वाई बी आ गया। ये उनके वेपर फेज के वेपर्स हो गए, 48 अपॉन के 58 और 10 अपॉन के 58, दोनों का टोटल कर लो 1 ही आएगा, 1 ही आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस बात को, ये वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वो आपको फंसाएगा कि वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मतलब ये है कि जो आपका वेसल है, ये जो आपका वेसल ले रखा है ना, उसमें उसने कहा कि यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये जो वेसल है इसमें उसने लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड में आप रियोल्ट्स लॉ लगाते थे, तो रियोल्ट्स लॉ में क्या कहते थे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के लिक्विड स्टेट के, क्योंकि लिक्विड ही तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। बट जब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वेपर के भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, और उन वेपर के मॉलिक्यूल्स का भी तो कुछ फ्रैक्शन होगा, उन वेपर्स के मॉलिक्यूल का भी तो कुछ फ्रैक्शन होगा, उसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वाई या गामा से। मान लीजिए ये वाई है और ये वाई भी। अब यहाँ पर मैंने आपको जब पिछली क्लास में थे तो जब आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताई थी, तो वहाँ एक डेरिवेशन भी करवाया था, और मैंने कहा था कि आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाते वक्त सिंपल सी बात रखिएगा कि जिसका यहाँ पार्शियल प्रेशर लिख रहे हो उसी का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिखोगे और उसी का यहाँ पर क्या कर दोगे, टोटल प्रेशर कर दोगे उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर आप गैस का पार्शियल प्रेशर लिख रहे हो, तो यहाँ पर गैस का मोल फ्रैक्शन लिखोगे और यहाँ पर टोटल प्रेशर लिख दो। यहाँ पर आप बी का पार्शियल प्रेशर लिख रहे हो, तो आप बी का मोल फ्रैक्शन लिखोगे और बी का टोटल प्रेशर कर दोगे। ये रिलेशन लगा करके आपने क्या कर देना है, इसको पूरे को सॉल्व कर देना है। सिंपल है, ये न्यूमेरिकल हो गया।